हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। आज हमारा प्रस्तावना का अंतिम सेशन है और आज हम प्रस्तावना को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, प्रस्तावना अगर आपको चाहें तो आपकी एक क्लासेस मतलब एक या दो क्लास है, मैक्सिमम दो क्लास लगेंगी नहीं। 1 घंटे की या 1.5 घंटे की एक मैराथन लगाओ और बस उसमें कंप्लीट कर लो। लेकिन हमने इसको एटलीस्ट 2 या 3 घंटे की एटलीस्ट क्लासेस लगाई हैं ताकि हम इसको डिटेल से पढ़ सकें। क्योंकि चीज़ एक बार अगर आपने पढ़ ली ना तो उसको ऐसा पढ़ लो हाई से हाई एग्जाम तक, ताकि छोटे वाले एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। ये अपना सिंपल सा फंडा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और अभी जो प्रस्तावना की आज हम देखो, वैसे प्रस्तावना अपनी कंप्लीट हो चुकी है। प्रस्तावना जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम प्रस्तावना में जो संशोधन हुए थे कि क्या पता आपके मतलब दिमाग में ये चीज़ आती होगी ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि प्रस्तावना संशोधन होता है प्रस्तावना में। कभी आपने सुना होगा प्रस्तावना में संशोधन मतलब किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। ऐसी बातें सुनी होगी। तो आज इन चीज़ों को एकदम क्लियर करेंगे। और जो अपनी जो प्रियम्बल अपनी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में क्या संशोधन हुआ या नहीं हुआ है, और अगर हुआ तो क्यों हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए और अपने साथियों को जोड़ लीजिए और चलिए करते हैं आज की शुरुआत क्लास की। और हेडिंग लगा लीजिएगा आज आप क्या कि प्रस्तावना में संशोधन। आपको अगर प्रस्तावना पढ़ाए थे ना तो प्रस्तावना में सिर्फ इतनी बात आते कि प्रस्तावना में ये ऐसा कुछ हुआ था और इससे ये सब जोड़े, बस बात खत्म। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा क्यों हुआ था ऐसा, यही शब्द क्यों जोड़े, कैसे मतलब किस तरीके से संशोधन हुआ, या पहले संशोधन हुआ या उसके लिए मना किया, संशोधन के लिए रोका किसने, संशोधन की अनुमति किसने दी, इन सब बातों को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए फटाफट, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और आपका रिस्पॉन्स काफ़ी सही से मिल रहा है लगातार क्लासेस का, मतलब तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और जितना हम आपको दे सकते हैं उससे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं शुरू। अब हेडिंग लगाइए आप प्रस्तावना में संशोधन। उसके बाद आपको बता दूं कि जो कल की जो आपकी क्लास रहेगी, उस कल की क्लास में आपकी वही क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होंगे? मान लो लगभग 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें 4 या 5 या 10 क्वेश्चन अपने पीछे वाला टॉपिक कौन सा? संविधान सभा का। संविधान सभा के उससे रिलेटेड आएंगे और फिर बाकी क्वेश्चंस इस टॉपिक यानी प्रस्तावना से अपने आएंगे। ये अपनी मतलब जो रणनीति है शुरुआत से चलती आ रही है कि जैसे जैसे अपना टॉपिक क्लियर होता जाएगा हम पीछे वाले टॉपिक्स के भी क्वेश्चन लेते जाएंगे और आगे वाले टॉपिक के भी क्वेश्चन ले जाएंगे। मिनिमम 5 क्वेश्चन तो पीछे वाले टॉपिक के हमेशा ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए इस बार अपन प्रस्तावना के 20 ले लेंगे और उसके 10 ले लेंगे। अगली बार जब मान लीजिए नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ लेंगे तो हो सकता है उसके अपन 20 ले लें, प्रस्तावना के 5 या 10 ले लें, लेकिन पीछे वाले के भी 5 क्वेश्चन तो मिनिमम कम से कम आएंगे ही आएंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और जो अब तक पढ़ा है आपको समझ में आ गया। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है उसमें, मान लीजिए कई बार हम जो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है और कोशिश ये रहती है कि नहीं करें, फिर भी मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाए, हो सकता है मतलब कुछ लिखने में या कुछ हो जाए आपको समझ नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिए, मतलब बता दिया करें कि क्या ये दिक्कत है आपके, तब हम आपको उसको सॉल्व कर देंगे। कोशिश ये रहेगी उसी टाइम कर दें, और उसी टाइम अगर नहीं हो पाती, मान लीजिए कमेंट्स पे ध्यान नहीं जाता है, तो आप अगली वाली मतलब जो भी क्लास होगी उसमें आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तावना में संशोधन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है कि प्रस्तावना में संशोधन के मुद्दा, देखो संशोधन कब होता है? संशोधन का मतलब कि उस चीज़ को चेंज करना है। और चेंज कब करना पड़ता है? जब कहीं जाकर के बात अटकती है। जब हम कहीं पर जाकर के बात हमारी अटकती है तब हम उसमें संशोधन या उसमें चेंज करने की बात करते हैं कि ये संशोधन इस प्रकार से किया जाना चाहिए। अब ये बात अटकी कहाँ? ये बात अटकी कि जब भारत और पाकिस्तान वाला मुद्दा चल रहा था। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, भारत और पाकिस्तान का एक मुद्दा था जो मतलब जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का अपने तट है। मैं इन चीज़ों अब देखो आपको पढ़ाने में केवल 1 मिनट लगेगा और मुझे इतना ही बोलना पड़ेगा कि प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में केवल अब तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय हुआ, जिसमें 3 शब्द पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता जोड़ा गया। बात खत्म। ये प्रस्तावना में संशोधन क्लियर और आपका टॉपिक एंड। ये किसके लिए है? ये क्लास उन एग्ज़ाम्स के लिए है जिनकी आप हाई से हाई थिंकिंग करते हो, वहाँ तक आपका अप्रोच करने की। ये जो अभी मैंने बात कही ना, ये तो नॉर्मल छोटी मोटी एग्जाम नहीं होती क्या, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की, इनके जो अपने कांस्टेबल वगैरह की, पटवारी वगैरह की, ग्राम सेवक वगैरह की, इनमें पूछते हैं ऐसी चीज़ें। तो हम कहाँ हैं? हम तो IAS कर दो ना, पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, क्या रखा है राजनीति में, तो वो वाली बात है। तो चलिए अब क्या होती है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मुद्दा अड़ा,
और मुद्दा कौन सा अड़ा कि अपने जो वेस्ट बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, देखिए उसका पश्चिम बंगाल नाम इसलिए कि बंगाल के पहले पहले बंगाल ही था, फिर बाद में इसके टुकड़े कर दिए तो पूरी बंगाल मतलब एक तरीके से बांग्लादेश में चला गया और पश्चिम बंगाल भारत में आ गया। और हमारे पास अब भी हमारी उम्मीद बरकरार है कि वो हिस्सा हम कभी वगैरह भी वापस ले लेंगे, इसलिए आज तक उसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ा हुआ है। मतलब कई लोग कहते हैं ना कि उसका मतलब कि उसका बंगाल कर दीजिए, अरे बंगाल कर दे, लेकिन हमें अभी तक उम्मीद है कि जो हमने पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा हमने पूर्व में दिया है वो हिस्सा कभी ना कभी तो वापस आएगा और वापस हमारा बंगाल बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसे प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। नहीं, नाम बदलने में संसद को 2 मिनट टाइम लगता है, लेकिन कुछ सोचिए। अब प्रस्तावना में संशोधन की बात आती है तो पहला एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। केस का नाम था बेरुबारी वर्सेस संघ राज्य या संघ सरकार। केस का नाम क्या था? वेरुबारी वर्सेस संघ सरकार। ये मुद्दा है 1960 का। 1961 में देखा युद्ध हुआ था, अलग हुई थी, ठीक है। ये मुद्दा वेरुबारी जो है ना अपने, ये वेस्ट बंगाल का जो तट है ना, उस तट के बाद भारत और पाकिस्तान के विवाद का मुद्दा था। अब जब ये विवाद का मुद्दा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसको मतलब प्रस्ताव की इसमें कुछ संशोधन की बात आई, अखंडता वगैरह की बात आई। अब बात आई तो फिर लोगों ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि इस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट से क्या पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि जो अपना आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट मतलब अपना सुप्रीम कोर्ट है। देखिए मुद्दा ये आपको कोई नहीं समझाएगा, क्या है, क्या पूछा गया, क्या जवाब मिला, वो कोई नहीं बताएगा आपको। मैं बता रहा आपको सिर्फ इतनी लाइन बताई जाएगी, प्रस्तावना में संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा गांधी, 1-2 अखंडता, पंथनिरपेक्षता और समाजवाद जोड़ा, बात खत्म। केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये एक बार संशोधन क्यों हुआ और सुप्रीम मतलब संशोधन करने वाला, रोक करने वाला कौन था इसमें? तो 1960 का भी देखिए, 1976 में आपको संशोधन बताया तो 1960 वाली बात तो आप करेगी। 76 में आपको संशोधन बताया 42वां, तो 1960 वाला केस कहाँ गया जो प्रस्तावना से संबंधित आया था। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी कि आर्टिकल 368 बात करता है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते। वो सुप्रीम कोर्ट सही बात है, कर सकते। तो आप हमें ये बताइए कि जो अपनी प्रस्तावना है, जो अपनी प्रस्तावना है, क्या वो प्रस्तावना इस आर्टिकल 368 के तहत संशोधनीय है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने क्या पूछा? इस केस में पूछा गया कि क्या आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आंसर दिया, बोल नहीं, नो। अब लोगों ने फिर पूछा क्यों, क्वेश्चन मार्क लगा छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि कोई चीज़ अगर पूछते हैं तो उसका लॉजिक तो होना चाहिए। अगर किसी काम के लिए हाँ बोलते हैं या किसी काम के लिए ना करते हैं तो फिर उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, बिल्कुल लॉजिक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 368 है ना, ये आर्टिकल 368 बात करता है संविधान संशोधन की। ध्यान से, अब जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, और थोड़ी देर बाद मैं ही वो लाइन दोबारा बोलूँगा, कुछ लाइनें तो उनमें आपको कंट्रोवर्सी आएगी कि अभी तो आप ये कह रहे थे, अभी आप ये कह रहे हो, बताओ किसकी माने। तो पहले सुन लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, फिर समझ में आया कि हाँ मैंने वो बात कब की है, ये बात कब की है, 1960 की बात है। और वेरुबारी वर्सेस संघ राज्य सरकार का केस था और इसमें पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। तो लोगों ने पूछा क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया क्योंकि आर्टिकल 368 है ना, वो बात करता है संविधान में संशोधन की। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की बात करता है, जबकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये मुद्दा मैं भी समझाऊंगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ये बात भी यही क्लियर हो रही है।
अभी कब की बात है, 1960। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल 368 बात किसकी करता है, आर्टिकल 368 बात करता है संविधान में संशोधन की, जबकि प्रस्तावना तो बाद में जोड़ी गई थी, इसलिए प्रस्तावना तो संविधान का भाग नहीं है। यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, और जब संविधान का भाग ही नहीं है तो आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कैसे कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस बात के लिए मना कर दिया। ये बात कब की थी, ये बात 1960 के बेरूबारी वर्सेस संघ सरकार का जो मुद्दा था उस मुद्दे की बात थी। मुद्दा क्या था कि जो भारत पाकिस्तान विवाद था, जो अपने पश्चिम बंगाल का जो तट है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने पूछा कि क्या प्रस्तावना आर्टिकल 368 के तहत संशोधनीय है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 368 बात करता है संविधान में संशोधन की, और प्रस्तावना तो संविधान का भाग ही नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में क्या माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्लियर, ओके, बात हो गई। अब बाद में कुछ टाइम बाद ये चीज़ समझ में आ गई। अभी इस केस को मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, अभी जरूरत पड़ेगी उस चीज़ की, इसलिए मैं पन्ना रेफ नहीं कर रहा हूँ। फिर बात आई, फिर बात क्या आई, फिर बात ये आई कि एक केस हो रहा है, एक केस हो रहा है केशवानंद भारती। ये आपके सबका सुना होगा, वैसे तो सुना हुआ होगा, भारती वर्सेस केरल राज्य। कब की बात है, 1973। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। अभी थोड़ी देर पहले कहाँ थे हम, 1960 में, अब कहाँ गए 1973 में, 13 साल बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने वही सवाल खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने वही सवाल खड़ा हुआ कि क्या आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है। क्या आर्टिकल 368 के तहत या फिर मतलब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन चेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस हो सकता है। अब मुद्दा क्या आपने पहले तो कहा था, बोलो वो पहले की बात थी, मैं अपना निर्णय बदल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदला। 1960 में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन 1973 में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदला और कहा कि मैं अपना निर्णय वापस लेता हूं और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। अब बताया कि प्रस्तावना में संशोधन क्यों हो सकता है, ये बताओ। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी जो प्रस्तावना है, जो हमारी जो प्रियम्बल है, वो संविधान का आंतरिक भाग, इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक भाग है। हमारी जो प्रस्तावना है वो जो अपनी जो संविधान का क्या है, आंतरिक भाग है, इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप बिल्कुल आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो। बोल क्यों कर सकते हैं, बोल आप संविधान प्रस्तावना में संशोधन इसलिए कर सकते हो कि जो अपनी प्रस्तावना है वो अपना संविधान का जो संविधान है उसका आंतरिक भाग है, उसका इंटीग्रल पार्ट है। लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कह दी इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये देखिए एक नया लॉजिक जोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि कुछ उसने सरकार को रिलायबिलिटी तो मिल गई वहाँ पे कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनसे ज़्यादा तेज बढ़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रस्तावना में बाकायदा संशोधन करो, लेकिन कभी भी प्रस्तावना का जो यहाँ पर संविधान का जो मूल ढांचा है, इस मूल ढांचे में परिवर्तन करने की कोशिश ना करें। यहां जाकर के सरकार का वापस अपने पावर में लिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट है ना, सरकार क्या चाहती है कि सारी पावर अगर सरकार के पास आ जाए ना तो फिर सरकार अपनी जो राजनेता है अपनी मनमर्जी से सारा शासन कर ले, जो नियम चाहिए। लेकिन इनके ऊपर वो कहते हैं नोक नोक तेरा बाप आया, वो वाला काम है। इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है और जब भी कभी ये संविधान के दायरे से बाहर जाने का प्रयास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट फट से वर्डिक्ट पारित करता है कि आपका ये संविधान संशोधन निरस्त किया जाता है, और इसके क्योंकि ये संविधान के दायरों को नहीं मानता। इसलिए संविधान सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कभी आपस में बनती नहीं है, ध्यान रखना।
सुप्रीम कोर्ट की, और जो कोर्ट है ना, न्यायपालिका और कार्यपालिका और अपनी विधायिका, उनकी विधायिका कार्यपालिका एक है, एक हो सकती है, लेकिन न्यायपालिका की इन दोनों से बनती नहीं है, टकराट रहती है। और इसीलिए जब अपने संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या रखा था, इस न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा था। अगर इसको भी सरकार की गुलामी में कर देते ना, तो ये जैसे मन मर्जी आती वैसे न्याय करते, क्योंकि कोर्ट भी अपनी, वकील भी हम, जज भी हम, फैसला भी हम सुनाएं, सज़ा भी हम दें, और सज़ा मिले भी हमें। तो सोचिए कैसी सज़ा मिलेगी। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में बात आई कि क्या जो मतलब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं अपना डिसीजन चेंज करता हूं, और प्रस्तावना जो अपने संविधान का आंतरिक भाग है इसलिए इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप जो प्रस्तावना है इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। मूल ढांचा हमेशा अपरिवर्तनशील रहेगा। ये दो केस थे। पहला था वेरुवारी वर्सेस संघ राज्य सरकार 1960 की। उसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रस्तावना जो है वो 368 के तहत आती नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना 368 बात करता है संविधान में संशोधन की, जबकि प्रस्तावना तो संविधान का भाग ही नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले संविधान को, जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग नहीं माना। आपसे ये पूछ सकता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आपको क्या बोलना है कि 1960 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि 1973 के जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य सरकार जो उसका मुद्दा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लियर की कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आंतरिक भाग है, इसलिए उसमें संशोधन हो सकता है। और लेकिन हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में या संविधान के मूल ढांचे में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इस पर रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया। और ये दो केस थे। इन दो केसेस से आपको पता चल जाएगा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। इससे आपको पता चलेगा कि प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे क्या क्या थे। इससे आपको पता चलेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। अगर भाग नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर भाग है तो क्यों है, और है तो कौन सा भाग है। ये दोनों केस आपके समझ में आ गए। केशवानंद भारती वाला समझ में आ गया, और आपका जो वेरुबारी वाला आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं। अब फिर बात आई 1976 में बात आई 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात आई। इस 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने 3 शब्द जोड़े। कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द। कौन कौन सा? एक जोड़ा समाजवादी, एक जोड़ा समाजवादी, दूसरा जोड़ा पंथ निरपेक्षता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड तीसरा कौन सा था? इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द जोड़े। कौन से संविधान? इन तीनों शब्दों का मीनिंग मैं बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस क्लास में जाइए, आपको उनका मीनिंग पता चल जाएगा। ये कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। प्रस्तावना में प्रथम और अंतिम एकमात्र संशोधन था यह 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ। यानी प्रस्तावना में पहला संशोधन पूछे या अंतिम संशोधन पूछे, एक ही संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये अपनी प्रस्तावना में संशोधन कंप्लीट हो चुके हैं। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े थे: पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी। क्लियर? प्रस्तावना के तहत आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, प्रस्तावना संशोधन हो गया। अब कुछ फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट में क्या है, पहले मैं आपके सामने प्रस्तावना निकाल कर रख देता हूँ कि प्रस्तावना अपनी है क्या। ये अपनी प्रस्तावना है, या आप इसको पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी डिज़ाइनिंग वगैरह अच्छी की गई है। या आपको डिज़ाइनिंग का मैंने बता दिया कि डिज़ाइनिंग का काम किसने किया था, सब सारी चीज़ बता चुका हूँ आपको मैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अपनी संविधान सभा वाली क्लासेस थी, उसकी अंतिम क्लास देख लीजिए। उसमें पता है कि मतलब किस कैसे शब्दों का पेन का प्रयोग हुआ, कैसे डिज़ाइनिंग की, किसने की, क्या किया, सब काम है। अब देखिए, प्रस्तावना आपको मैंने पहले बता दी कि प्रस्तावना में जो शासन की जो अंतिम शक्ति है ना, वो अंतिम शक्ति जनता में रखी है प्रस्तावना ने। प्रस्तावना के माध्यम से और संविधान के माध्यम से शासन की जो अंतिम शक्ति है वो किस में रखी है? जनता में।
गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, मैंने बताया था डेमोक्रेसी। उसके बाद प्रस्तावना को संविधान लागू होने के बाद लागू किया गया था, ध्यान रखना इस बात को। बताया था मैंने आपको कब, जब अपने संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, उसमें जो जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, उसको बाद में फिर स्वीकार किया था, बताया था ना। अब आप मुझे ये बताइए कि वो उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया और उसको पारित कब किया गया, बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को, उस टाइम रखा गया था, और 22 जनवरी 1947 को जाकर के उसको पारित किया गया था, स्वीकार किया संविधान सभा ने। तो प्रस्तावना बाद में लागू हुई थी, प्रस्तावना बाद में लागू हुई थी, संविधान लागू होने के बाद में। दूसरी बात, विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना किसने लागू की? विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना लागू करने वाला संविधान किसका है? यूएसए का है। किसका है? यूएसए का। उसके बाद प्रस्तावना गैर न्यायिक, यानी प्रस्तावना में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। प्रस्तावना गैर न्यायिक नहीं है, या फिर मतलब प्रस्तावना न्यायालय द्वारा गैर न्यायिक है, मतलब उसमें नहीं है, या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसकी शक्ति किसमें? कोर्ट इसमें चेंज नहीं कर सकता। इसमें चेंज कौन कर सकता है? यानी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। गैर न्यायिक न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसमें केवल संसद के निहित है, परंतु संसद के द्वारा उसमें परिवर्तन भी ऐसे नहीं किया जा सकता। उसमें भी मतलब वो स्पेशल शक्ति के बाद उसमें एक बार संशोधन किया गया था, ठीक है ना। यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है प्रस्तावना में, लेकिन कब? अभी मैंने बताया था आपको तीसरा केस, जो दूसरा केस, संसद भी उसमें संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संशोधन उतना ही कर सकती है कि उसका मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर मूल ढांचा परिवर्तित हुआ तो वो संशोधन नहीं माना जाएगा। और ऐसा केवल एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन सा? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। उसके बाद प्रस्तावना, एक आपको फैक्ट बताता हूं कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। यानी कि प्रस्तावना नहीं तो विधायिका को यह कहती कि मैं आपको शक्ति दे रही हूं, और ना ये कह रही कि मैं आपकी शक्ति ले रही हूं। ना दे सकती, ना दे रही है, ना ले रही है। ना तो उसकी शक्तियों का स्रोत है और ना उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। अगर शक्ति मांग रहे हैं तो एक तरीके से कह रही है कि नहीं दे रही हूं, दूसरी तरफ कह रही है कि प्रतिबंध लगा रहे हो, बोल नहीं प्रतिबंध भी नहीं लगा रही, मतलब बीच में जा, ऐसा कन्फ्यूजन में रखती है। प्रस्तावना न तो विधायिका का जो शक्ति देती है और न शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है। क्लियर? जो अपनी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? अर्नेस्ट बेकर ने कहा था। अर्नेस्ट बेकट बोल दीजिए, अर्नेस्ट बोरकट बोल दीजिए, अलग अलग नाम है इनके। तो अर्नेस्ट बोरकट ने इसकी बात की थी कि प्रस्तावना क्या है? अपनी संविधान की कुंजी है, कीनोट है। और एक बात और कही थी, किसने? N.A. पालकीवाला ने कही थी कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन लेटर है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने कही थी? N.A. पालकीवाला ने। ये अपनी प्रस्तावना एक तरीके से कंप्लीट होगी। अब मैं आपके सामने प्रस्तावना रख देता हूं कि अपनी प्रस्तावना वास्तविक रूप से है क्या। चलिए, आई थिंक विजिबल होगी, अगर नहीं है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। अब सही है, एकदम सही दिख रही होगी। हाँ, चलिए। प्रस्तावना भारत का संवैधानिक चार तरफ डिजाइन है। उद्देशिका, उद्देशिका बोलते हैं इसको या प्रस्तावना बोलते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बता देना, भारत को एक, अब देखिए यहाँ पे 1 नंबर लगा हुआ है। 1 नंबर का मतलब ये 42वां संविधान, अभी इसके नीचे बताऊंगा। देखो 1 नंबर, ऊपर इसमें 1 नंबर लगा हुआ ना। एक आपके पास अगर बुक है ना बोर्ड की या किसी भी मतलब क्लास की, उसकी क्लास के शुरुआत के पन्ने में देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है, एक संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2-3-1-1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। यानी प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर क्या किया गया? ये नाम दिया गया।
पहले क्या था, पहले इतना था प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लेकिन अब क्या कर दिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पहले क्या था, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, लेकिन वर्तमान में क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए ये ट्रिपल SDR हो गया, ऊपर ट्रिपल SDR हो गया ना, ट्रिपल SDR हो गया, सोशल सोवेरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब ये बना लिया तो फिर समस्त नागरिकों को क्या मिलेगा, समस्त नागरिकों को न्याय। कौन कौन से न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल गया। उसके बाद और क्या मिले, कौन कौन जस्टिस मिले, हमें 5 प्रकार के जस्टिस मिल गए। उसके बाद लिबर्टी स्वतंत्रता, कौन कौन सी, हमें विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना अवसर की समानता, उपासना की बोल दीजिए, अवसर की समानता बोल दीजिए, सॉरी उपासना की स्वतंत्रता। अभी देखिए स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये अवसर की समानता बात गई, यानी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपको मैंने 5 प्रकार की लिबर्टी बताई थी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। उसके बाद और क्या, 2 प्रकार की आपको इक्वलिटी मिलेगी, कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये दूसरा मतलब एक तरीके से संविधान संशोधन में देखो, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2-3-1-1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। पहले यहाँ क्या नाम था, यहाँ पर था कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, लेकिन अब क्या हो गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये अपनी प्रस्तावना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक ट्रिपल SDR सोवरिन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और इसकी तिथि क्या थी, तिथि थी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। ओके, यहाँ तक बात क्लियर आ गई, समझ में एकदम क्लियर आ गई, ठीक है। ये आज अपने प्रस्तावना का सेशन हो गया पूरा, हमने प्रस्तावना पूरी कर दी, संविधान सभा हमने पूरी कर ली, प्रस्तावना पूरी कर ली। अब हम कल से किस में चलेंगे, अब हम कल से बात करेंगे आर्टिकल्स की। कल से हम एक एक आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आ गई, लेकिन कल से नहीं, अपन नेक्स्ट क्लास है, मतलब उसके बाद वाली क्लास है, परसों से अपन डिस्कशन करेंगे। अभी कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, किस के, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रस्तावना से संबंधित, कुछ क्वेश्चन करेंगे संविधान सभा से संबंधित। तो वही जैसे पिछली बार अपने क्वेश्चन हुए थे उतने लगभग 25-30 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन तो इस सब्जेक्ट करेंगे, इस टॉपिक करेंगे, और 5-10 क्वेश्चन पीछे वाले टॉपिक करेंगे, और मिल करके आपको पीछे वाला टॉपिक भी आप पढ़ के आना और ये वाला टॉपिक पढ़ के आना, दोनों को मिला करके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और फिर आप अपना आकलन खुद करना कि आपको कितने में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक की चीज़ आपके समझ में आ गई। आज हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, और थोड़े दिनों में मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए एक अपनी जो रीट आ रही है, रीट, इस रीट पर एक सेशन लेकर के आऊँगा, नई रीट क्या कब क्या कैसे आएगी, और उसमें क्या आपको मतलब पात्रता की तैयारी कैसे करोगे, और जो मतलब पात्रता क्या होती है पूरी डिटेल
और फिर आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करोगे। तो उसके लिए हो सकता है फिर मैं एक क्लास और आपकी स्टार्ट कर दूँ, लेकिन टाइम की थोड़ी दिक्कत है, मुझे समय नहीं मिल पाता क्योंकि क्लास स्कूल रहता है, स्कूल के बाद सुबह तो आपको वैसे भी टाइम नहीं मिलता, दोपहर 1-2 बजे आता हूँ, आने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट हो जाता है, उसके बाद उठ करके थोड़ा क्लासेस वगैरह, इसमें एक क्लास में टाइम, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे एटलीस्ट एक क्लास और अगर स्टार्ट हो सके ना, ज़्यादा नहीं, बस वही आधे घंटे की रीड के लिए एक क्लास अगर और स्टार्ट कर सकूँ, कोशिश करूँगा। बाकी देखते हैं। और रीट के लिए पहले अपन पात्रता की तैयारी करेंगे, पात्रता अपनी कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन रीट मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे उसका नया बैच चलाने की, लेकिन ये मत तो उसमें ये इतनी मत सोचेंगे कि सारे सब्जेक्ट एक साथ शुरू हो जाएंगे, नहीं इतना नहीं है। कोशिश करेंगे एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, जैसे अपन वैसे जी करें तो वैसे जीके के साथ साथ वही अपने कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये अपना जीके आगे वाले जो रीट मेंस होगी उसमें भी काम आने वाला है, और ये तो हर एग्जाम के लिए सही है। तो ये अपनी क्लास चलेगी और इसके पैरेलल एक क्लास और अपन चलाने की कोशिश करेंगे, वो भी देखते हैं किस प्रकार। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा, अगर मुझसे हो पाएगा तभी मैं कर पाऊँगा, वरना मैं झूठी ऐसे दिलासा नहीं देता कि हाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपकी वो क्लास कर दें, वो क्लास नहीं। आप भले ही से कीजिए मत कीजिए, वो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझसे होगा तो मैं करूँगा, नहीं होगा तो मैं आपको क्लियर ही मना कर दूँगा कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है चीज़, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे, देखते हैं, टाइम निकालते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। कल जरूर पढ़ के आना दोनों टॉपिक, आपके टेस्ट हो गए यहाँ पे, उस टेस्ट में आपको ये बताना कि आपके कितने में से कितने नंबर आए, फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में अच्छा लग रहा है आपको। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।